पॉइंट पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी जिसे हम आम भाषा में PMAG कहते हैं, उसकी पूरी बारीकियों को डीकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक सरकारी योजना के बारे में रटी रटाई बातें करना नहीं है, बल्कि उस पूरे फ्रेमवर्क को समझना है कि आखिर कैसे लाखों बेघर लोगों के लिए एक पक्के मकान का सपना सच में हकीकत बनता है। फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बेनिफिट समझेंगे, फिर एलिजिबिलिटी, उसके बाद ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस और आखिर में जानेंगे कि वेरिफिकेशन के बाद फाइनल स्टेप्स क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, यानी इस स्कीम के तहत मिलने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स को समझने से। बेसिक आइडिया तो आप सभी को होगा ही कि PMAG का मुख्य फोकस हमारा ग्रामीण भारत है। इसका सीधा सा लॉजिक है उन परिवारों को फाइनेंशियल सपोर्ट देना जिनके सर पर छत नहीं है या जो आज भी मिट्टी और घास फूस के कच्चे घरों में रहने को मजबूर हैं। सरकार इसके लिए फंड्स सीधा प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने लिए एक सुरक्षित पक्का घर खड़ा कर सके। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, बेस फाइनेंशियल हेल्प लोकेशन के हिसाब से बदलती है। जैसे अगर आप मैदानी इलाकों में घर बना रहे हैं तो सरकार सीधे 1,20,000 रुपए की सहायता देती है। पर सोचिए जरा, अगर यही घर किसी पहाड़ी, दुर्गम या नक्सल प्रभावित इलाके में बन रहा हो, वहां कंस्ट्रक्शन का सामान ले जाने की कॉस्ट अचानक बढ़ जाती है ना। बिल्कुल, इसीलिए ऐसे मुश्किल इलाकों के लिए ये अमाउंट बढ़ाकर 1,30,000 रुपए कर दिया गया है। ये काफी प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन रुकिए, कैलकुलेशन यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और बड़ा फैक्टर जुड़ता है, स्वच्छ भारत मिशन का। क्योंकि एक पक्का घर बिना टॉयलेट के तो अधूरा ही माना जाएगा। इसीलिए घर के निर्माण के साथ साथ शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट भी दिया जाता है। और अगर मैं कहूँ कि इसमें एक और बेनिफिट भी है, एकदम मास्टर स्ट्रोक, इस योजना को सीधा मनरेगा से जोड़ दिया गया है। मतलब घर बनाने के काम के लिए बेनिफिशरी को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी भी मिलती है। अगर इसे हम रुपयों में कन्वर्ट करें तो ये करीब 18 से 22,000 रुपए का एक और बड़ा एड ऑन बन जाता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा एक स्टैग्ड फाइनेंशियल पैकेज है। अब आते हैं अपने अगले बड़े सवाल पर। आखिर इस मदद के लिए क्वालिफाई कौन करता है? आइए समझते हैं सिलेक्शन के मापदंड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सरकार ने काफ़ी टाइटली डिफाइन किया है। जो पूरी तरह से बेघर हैं या जिनकी दीवारों और छतों का स्ट्रक्चर कच्चा है, वो इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। इसके अलावा ऐसे परिवार जहां 16 से 59 साल के बीच का कोई कमाने वाला मेंबर नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, उन सबको टारगेट किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति और माइनॉरिटी ग्रुप्स को भी इसमें साफ तौर पर प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है इसके एक्सक्लूजन रूल्स, यानी वो चीजें जो सीधे डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। यकीन मानिए, अगर किसी परिवार के घर में सिर्फ एक फ्रिज है या लैंडलाइन फोन भी लगा है तो बूम, वो सीधे इस योजना से बाहर। इसके अलावा कोई भी मोटर वाली गाड़ी होना, KCC की लिमिट 50,000 से ज्यादा होना या परिवार में किसी का भी गवर्नमेंट जॉब में होना या इनकम टैक्स देना, इनमें से कुछ भी होने पर बेनिफिट नहीं मिलेगा। एकदम स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग होती है। चलिए, अब इस एक्सप्लेनर के प्रैक्टिकल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स। कागजी कार्यवाही वैसे तो थोड़ी बोरिंग लग सकती है, पर यहाँ ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। चेकलिस्ट काफी सिंपल है। परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? एक ऐसी बैंक पासबुक जो आधार से लिंक्ड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सब्सिडी का हर एक पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए सीधे उसी अकाउंट में जाएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स तो रेडी हो गए, अब फॉर्म कहाँ भरें? आइए देखते हैं इस ब्यूरोक्रेसी में नेविगेट करने का एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप या कोई भी नागरिक ऑनलाइन जाकर खुद इसका फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। हाँ, इंटरनेट कैफे से ऑनलाइन फॉर्म भरने वाला आइडिया बिल्कुल काम नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का जो आवास सॉफ्ट पोर्टल है, उसका लॉगिन एक्सेस स्पेसिफिकली सिर्फ सरकारी अधिकारियों के पास ही होता है। तो फिर आम आदमी सिस्टम में एंट्री कैसे लेगा? इसका पहला और सबसे आसान तरीका है ग्राम पंचायत का रूट। आपको सीधे अपने गांव के सरपंच या ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO के पास जाना है, अपनी ज़रूरत बतानी है और सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ उन्हें दे देनी है।
उसके बाद ये उस ऑफिशियल की जिम्मेदारी है कि वो अपने सिक्योर लॉगिन से आपकी डिटेल्स और आपके कच्चे घर की फोटोज पोर्टल पर अपलोड करे। लेकिन क्या हो अगर लोकल पंचायत लेवल पर बात ना बने या मदद ना मिले? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक बैकअप प्लान भी है। आप सीधे अपने लोकल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस जा सकते हैं। वहां जाकर आवास सहायक या बीडीओ से मिलिए, फिजिकली फॉर्म भरिए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। सिंपल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ जानकारी या लोकल सपोर्ट के अभाव में कोई पीछे ना छूटे। ओके, अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, वेरिफिकेशन और फाइनल स्टेप्स, मतलब एप्लीकेशन से लेकर घर बनने तक का असल सफर। फॉर्म सबमिट होने के बाद बैकएंड पर क्या होता है? सबसे पहले ऑफिशियल्स करंट कच्चे घर का फिजिकल वेरिफिकेशन करने आते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्लेम जेन्युइन है या नहीं। उसके बाद ग्राम सभा से फाइनल अप्रूवल मिलता है। फिर आता है टेक्नोलॉजी का कमाल, जियो टैगिंग, यानी एक सरकारी ऐप के जरिए उस कच्चे घर की फोटो जीपीएस लोकेशन के साथ सिस्टम में लॉक कर दी जाती है। और जब एक बार लिस्ट में नाम फाइनल हो जाए, तब घर बनने की अलग अलग स्टेजेस पर किस्तों में पैसा सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने लगता है। सब कुछ ट्रैक होता है। और सबसे अच्छी बात, ट्रांसपेरेंसी। भले ही आवेदन करने की चाबी अधिकारियों के पास हो, लेकिन एक बार प्रोसेस शुरू हो जाए तो pmyga.nic.in पर जाकर कोई भी अपना नाम और प्रोग्रेस कभी भी ट्रैक कर सकता है। पूरा कंट्रोल और इन्फॉर्मेशन अब आपके हाथ में है। तो इस पूरे प्रोसेस और इन सरकारी नंबर्स को समझने के बाद एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए जरा, एक पक्का घर सिर्फ 4 दीवारों और एक छत का ढांचा नहीं होता, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ और पूरी कम्युनिटी के फ्यूचर को किस तरह से बदल कर रख देता है।